In today's class, we are going to proceed with our साइंस सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर और जो इसका कोड है आपका वो 086। ठीक है, कोड का ध्यान रखना। पहले कह रहा हूँ जो भी वेरियस सैंपल पेपर्स करेंगे, जो आपकी सैंपल पेपर की जो अलग से आपने जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया हुआ है उसमें कोड जरूर आपने प्रॉपर लगाने, ताकि जब एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन करो तो पेपर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो सॉल्यूशन जो आपको पता हो किस पेपर के कोड का हमारा ये सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे तो रिकॉर्डिंग एनालिसिस होता है तो पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ भाई ये कोड है। ये सारी चीजों में अब ज्यादा वो टाइम नहीं मैं वो करूंगा आपका, क्योंकि आप सारी हर पेपर में आप देख ही रहे हो इसको, तो थोड़ा बहुत मोटी मोटी बात बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 39 क्वेश्चन। मैथ्स में जैसा है वैसे यहाँ भी आपके कितने सेक्शन है? 5। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन ए की बात करो, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो हमारा आज का टारगेट भी है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का जैसे आपने देखा था। इसमें आई थिंक आपके 16 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 1 मार्क्स से नॉर्मल होते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप होते हैं। उसके बाद 17, 18, 19, 20 आपके एसर्शन और रीजनिंग का पैटर्न आया। सेक्शन बी में आपके 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन सी में जो होंगे आपके वो 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड, यानी कि सोर्स बेस्ड ज्यादा समझ लो केस बेस्ड स्टडी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, केस बेस्ड स्टडी ही होती है आपकी। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलो जी पेपर स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर। आपको अगर लिटमस पेपर का कलर मेंशन नहीं है तो कलर का मतलब फिर यहाँ पर है पर्पल। सिंपल सी बात है, यहाँ पर नहीं गिवन ना रेड है ब्लू है। अगर कलर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इट मींस जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उसका कलर कैसा है? पर्पल है। ये क्लियर होगी बात? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, द चेंज इन कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट इज ड्यू टू। ये देखो आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो आपने यहाँ पर क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। इसको आपने रिएक्ट करवाया किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखो NaCl प्लस H2SO4 करूंगा, एक तो सोडियम सल्फेट बनेगा और आपका बनेगा HCl, कुछ ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, अब आगे कहा गया आपको, ये देखो इसको ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब 1 और ये होगी टेस्ट ट्यूब 2। ये होगी टेस्ट ट्यूब 1 और ये होगी टेस्ट ट्यूब 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया? देखो HCl जो होती है वो गैस है, ये क्या है? गैस है। आपने इस गैस को इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, आप ऐसे समझो। ठीक है, अब गैस है वो उड़ जाएगी, तो इसके लिए आपने क्या कर दिया? यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, और कॉर्क के बाद आपने यहाँ पर ये क्या लगाई है? डिलीवरी ट्यूब। क्या लगाई है? डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब इसलिए लगाई कि ये जो गैस है वो इस डिलीवरी ट्यूब में आ जाए। आ गई। और यहाँ आगे आपने जो यहाँ पर ये जो हैंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये आ गया मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब जैसे ये डिलीवरी ट्यूब, देखो मॉइस्ट का मतलब हो गया वाटर, मॉइस्ट का मतलब क्या हो गया? वाटर। वाटर में क्या होगा? HCl में H पॉजिटिव आयंस होंगे, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, और उन आयंस की वजह से इसका कलर क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले बताओ पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया? इसमें हुआ क्या है? क्लियर होगी बात कि भैया यहाँ से ये जो गैस है ये यहाँ पर जैसे डिलीवरी ट्यूब में जाएगी, और जैसे ही डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएगी तो इस मॉइस्ट लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया। पर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये बात समझ में आ रही है? अब ऑप्शन में आ जाओ, क्या है आपका? तो जो ऑप्शन है आपका वो ये है आपका कि प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से ऐसा हुआ है, या प्रेजेंस ऑफ बेस की वजह से, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर आप जो चीज मैंने समझाई है, मैंने क्या कहा आपको कि मोस्ट, पहली बात तो ये समझ में आ गया, मोस्ट लिटमस पेपर का अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कलर क्या लोगे? मानोगे आप? पर्पल है। ये चीज क्लियर? अब हुआ क्या? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। व्हाट वी विल हैव? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, और ये क्या होती है? HCl क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या आपकी गैस है। अब फिर इसको कौन सी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया हमने? सेकंड। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन दिस गैस पासिस थ्रू टेस्ट ट्यूब 2, डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब 2 में जो डिलीवरी ट्यूब थी जैसे वहां से आपने पास करवाया, एंड कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो हुआ क्या था? जैसे वो मॉइस्ट का मतलब वाटर के कांटेक्ट में आया
तो HCl से क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, हो गया आपका H पॉजिटिव आयंस का। जहां H पॉजिटिव आयंस आ गए तो एसिडिक इफेक्ट आ गया, और इसी की वजह से क्या हुआ, आपका लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। इंडिकेटर होता है। क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। हाँ जी HCl जो होती है आपकी, यहाँ पर जो ये HCl बनेगा आपका, ये गैस, ये गैसियस फॉर्म में है आपका। ये जो HCl है गैस है, हाइड्रोजन गैसेस में। समझ आ गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पर ये गैसियस गैस है, इसी गैस के, यही गैस वहां पे उसके कांटेक्ट पे है। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी, सॉल्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus twice of H2O plus Cl2। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो चीजों पे ध्यान दो, एक MnO2 और दूसरा आपको ध्यान देना HCl। देखो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट वाली साइड है, इसमें आपको MnO2 दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ये राइट साइड में गया तो ये हो गया MnCl2। MnCl2, तो एक चीज तो क्लियर हो गई भैया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, और ऑक्सीजन का लॉस होने का मतलब ये रिडक्शन हो गया, ये क्लियर है कहानी, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखो, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है HCl, राइट साइड में जो HCl था ये आपको दिखाई दे रहा है Cl2। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। भैया दो ही चीजें तो मेन थी आपसे, समझ में आ गया, आया था पेपर में क्वेश्चन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये MnO2 इज रेड्यूस्ड टू MnCl2, ये तो ठीक है, एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, नहीं चाहिए। MnO2 is reduced to MnCl2, ये ठीक है, और HCl is oxidized to Cl, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई आपको कि MnO2 में से MnCl2 का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन, और HCl से जो Cl2 बना, दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। ये क्लियर कहानी, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन 3 में। अब ये तो भैया आपकी बुक का पहले ही एक्टिविटी है। देखो क्या कहा गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेट अप। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आपने उसको बर्न किया, आपने उसको क्या किया, बर्न किया, ठीक है। कहता मतलब यहाँ पे आपको देखो, बेसिकली आप बर्न किसको करते हो, आप बर्न करते हो मैग्नीशियम, आप किसको बर्न करते हो, मैग्नीशियम को। जब किसी भी चीज को आप बर्न करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस इसमें क्या होता है, हीट और प्लस लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये लाइट जो होती है ना, कैसी लाइट होती है, डेजलिंग व्हाइट लाइट होती है। ये कैसी लाइट होती है, डेजलिंग व्हाइट लाइट। डेजलिंग लाइट, डेजलिंग का मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट। मैग्नीशियम ही नहीं होता है, और ऐसी लाइट, और ये जो व्हाइट लाइट है मैग्नीशियम के अलावा और कौन प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना। मैग्नीशियम के अलावा एल्यूमिनियम और कैल्शियम भी इसी तरह की व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो डेजलिंग व्हाइट लाइट का मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर क्या हुआ, आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, बर्न करने का मतलब रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी वो बात कर रहा है। और इसका कलर कैसा होता है, तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट पाउडर दिख रहा है ना आपको, ये व्हाइट पाउडर। अब ऑप्शन देखो क्या है, ब्राउन पाउडर, ये तो हद्दी कर दी, इतना बड़ा व्हाइट यहाँ पे दे भी दिया और यहाँ पे ब्राउन पाउडर है। दूसरी ऑप्शन क्या हो गई आपकी, सेकंड ऑप्शन इज कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। भैया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, लाइम वाटर कौन से आ गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, यस दिस इज द ऑप्शन। समझ आ गया, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको बताई है उसको प्रेजेंटेशन से अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको क्या कहा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स का मतलब रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट और प्लस लाइट। और ये जो लाइट होती है वो कैसी होती है, व्हाइट लाइट, डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब वेरी ब्राइट। अपार्ट फ्रॉम मैग्नीशियम और किसके केस में ऐसी व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट द रेफरेंस टू 4 गैसेस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड Cl2 और O2। अब पहला अब इसमें से ये 4 हेडिंग है, इस पर आपको देखना है इसमें से कौन सी गैस कहाँ जाएगी। एसिडिक आपको पता है इसका तो एसिडिक नेचर होता है। CO2 का तो क्या होता है, तो यहाँ तो आना चाहिए CO2। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्लोरीन, क्लोरीन का यूज करते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ भी आपका CO2 होता है, आएगा। इनकम्प्लीट, देखो इनकम्प्लीट, देखो मेरी बात सुनो, जब आपको कहा जा रहा है इनकम्प्लीट कंबशन तो इसका मतलब होगा बात हो रही है मोनोऑक्साइड, इस चीज का ध्यान रखना। जब आपको कहा जाएगा कंप्लीट कंबशन, क्या कहा जाएगा, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है डाइऑक्साइड, तो यानी कि यहाँ पर आना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देख लो कहां पर सेट बैठ रहे हैं, CO2 ये रहा, Cl2 ये रहा, CO2 और CO। पानी क्लियर, ठीक है। तो देखो मैंने जो चीज बताई आपको पहले तो समझ में आया, CO2 का कैसा कैसी ऑक्साइड होती है, एसिड। नॉन मेटल्स आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। Cl2 कहाँ पे यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में। और तो CO2 होता है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और दूसरी चीज मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताई कि कंप्लीट कंबशन जब होता है तो इसका मतलब बात हो रही है डाइऑक्साइड। जब लिखा होगा इनकम्प्लीट कंबशन तो बात हो रही है मोनोऑक्साइड की। तो CO का मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप लोग बताओ क्या लगता है। On placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, it will be observed that the ferrous sulfate solution। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भैया आपने कॉपर को रिएक्ट करवाया फेरस सल्फेट के साथ। कॉपर को आपने किससे रिएक्ट करवाया, कॉपर को आपने रिएक्ट करवाया फेरस सल्फेट के साथ। पहली बात तो भैया कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, तो वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो कुछ चेंज ही नहीं हो पाएगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपके माइंड में क्लियर हो तो आपको पता होना चाहिए कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इट मींस व्हाट, जो भी इसका कलर था फेरस सल्फेट क्या है, ग्रीन है, तो रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या कहा हमने, आपने क्या कहा कि कॉपर व्हेन रिएक्ट विद फेरस सल्फेट FeSO4 इट विल रिमेन ग्रीन। बाय, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भैया जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको यहाँ जाने ही नहीं देगा, ये ज्यादा ताकतवर होगा तभी तो इसको डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप लोग बताओ क्या लगता है। और रीजन के साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ रीजन बहुत जरूरी है, साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। Anita added a drop each of diluted acetic acid and dilute hydrochloric acid on pH paper and compared the color. Which of the following is the correct option? देखो जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो क्या है, एक यहाँ पे डाइल्यूट एसिटिक एसिड, एक यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आपके पास दो एसिड है। वन एसिड इज व्हाट, डाइल्यूट एसिडिक एसिड, इसको मैं ले लेता हूँ एसिड 1, और सेकंड एसिड इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा मुझे बताओ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि पीएच स्केल में जितना ज्यादा एसिडिक होता है उतने वैल्यू कम होती जाती है। बात क्लियर है आपको, तो इसका मतलब जो वीक एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले बताओ, इतनी कहानी क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। आप देखो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो, ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू एसिडिक एसिड।
इसका मतलब जो पीएच वैल्यू कम होगी वो होगी A2 की, यानी कि HCl। और पीएच वैल्यू स्केल पेपर में ज्यादा वैल्यू किसकी शो होगी? A1 की। ये क्लियर हो गया? अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर, सही बात कह रहे हैं, देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर क्यों मोर, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि भैया एसिडिक एसिड जो है कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो जितना वीक एसिड होगा उतनी पीएच उसकी वैल्यू जाएगा वो ज्यादा होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। एज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होगी। तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड। पानी क्लियर? चले आगे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो इनकी शक्लें पहचान लो। हाँ जी, नहीं नहीं भाई, सब्र करो, सारी आए। बायो और फिजिक्स से कोई लड़ाई नहीं है, बायो की भी आएंगी, फिजिक्स के भी आएंगे। देखो, फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भैया अगर मैं ऑप्शन पर जाता हूं तो पहले तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या? इथीन है ना? इथीन C2H4, ये क्या है आपका? इथीन। मैं लिख लेता हूं, ये है हमारा इथीन, और ये हमारा क्या? इथेनॉइक एसिड। दिस इज इथेनॉइक एसिड। बी है हमारा इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक है जी। और उसके बाद सी जो है हमारा वो क्या है? इथेन, वेरी गुड, ये इथेन है, बिल्कुल सही कहा। और 4 जो है आपका वो क्या है? इथानॉल, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है आपका? इथन, OH है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? अब देखो, आपको ये सारी चीजें देखने के बाद अब ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन वो कह रहा है A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो, ए और बी को क्या रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब क्या ये सही है गलत है? ये गलत इसलिए है क्योंकि उसने कहा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होती है। अगर मैं कह रहा हूँ हाइड्रोकार्बन, देखो नाम से समझ में आना चाहिए, अगर मैं आपको कह रहा हूँ हाइड्रोकार्बन तो इसका मतलब क्या है? ओनली, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। यहाँ पर तो ऑक्सीजन आ गई ना, तो ऑप्शन ये तो खत्म, वो तो नहीं हो सकता। आगे चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये चेक कर लेते हैं। सी एंड डी सैचुरेटेड का मतलब क्या था? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पर पर ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बिकॉज वी हैव ऑक्सीजन, ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कहानी क्लियर? ठीक है, फिर आ जाओ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा था ना, इसमें डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। इथीन से क्या बनता है? इथेन बनता है। तो वो कह रहा है कि भैया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड वाला जो इथीन है ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। ये तो सही लग रहा है, पर डी भी चेक कर लेते हैं। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस B to D। पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस B to D, ये हमने पढ़ा था भाई। इथेनॉल से क्या बनता है? इथेनॉइक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था ना, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पढ़ा था। और दूसरा कौन सा था? पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है? इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करता है और उसमें एडिशन करके उसको इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से बी डी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बी है क्या? पहले तो ये देखो, बी है आपका इथेनॉइक एसिड। नहीं, ये तो उल्टा कह रहा है, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता है। इथेनॉल जो है वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट होता है। पानी क्लियर? इससे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। समझ में आ रही है सारी चीजें? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो चीज समझाई मैंने वो क्लियर हो गया आपको?
कि इसमें क्या है, ए क्या था इथीन, बी क्या इथेनॉइक एसिड, सी क्या आपका इथेन और डी था इथेनॉल। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्यों ठीक है, समझ में आ गया ना कि ओनली पहले तो हाइड्रोकार्बन आपको पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन की नॉलेज ना हो तो पहले झटके में ही अरे यार क्या क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन ए। सर मेरे तो नंबर 95 प्लस का हिल ही नहीं सकते, ये नहीं पता तुम खुद ही ऊपर से कितना हिले हुए ऐसे ही हिलते हैं। अभी और भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ हिलते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हेलो जी, आपकी फरमाइश पूरी हुई क्या? भाई मजे नहीं करने ना, पढ़ाई कर। सब चीजें आपको फिजिक्स अच्छी लगती है इसका मतलब सारे पेपर में फिजिक्स ही आ जाएगी, यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग। आप ये मत सोचो कि मेरा देखो जिस चीज में इंटरेस्ट है अगर वही चीजें पढ़ रहे हो तो गलत कर, क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी आपका आपकी पैटर्न और आपका माइंड ऑलरेडी उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहा है। आपको उन चीजों पे फोकस करा जिस चीज पर आपका मेंटली इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, जहां आपका माइंड ज्यादा नहीं जा पा रहा वहां उसको बार बार लेके जाओ, बार बार उन किताबों को उठाओ, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिर वहीं से आएगी। जो भी चीज है हैव टू बी टफ हियर, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या आपका, क्वेश्चन ये है आपका, इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओकर। देखो भैया ये आपकी 4 लेयर होती है, 1 2 3 4। जब आप ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ देखोगे, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो इसमें आपने नोटिस किया होगा ये जो सेकंड और थर्ड लेयर होती है, कौन सी, सेकंड और थर्ड लेयर, इसमें बहुत सारी क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस लेयर पे फिर ज्यादा होता है, सेकंड और थर्ड। मैं आपको इसकी पिक्चर प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिससे आपके लिए समझना इजी होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज को समझो, देखो ये वाला, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो ये आपकी सेकंड, ये वाली, ये आपकी ना, ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट लेयर है। तो ये जो है आपकी, ये देखो इससे रेड कर रहा है ना, ये सेकंड लेयर है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है ये आपका थर्ड पार्ट है। ये सारा ये थर्ड पार्ट है। और फिर आपका ये क्या हो गया आपका फोर्थ। तो सबसे ज्यादा ग्रीन पिगमेंट यही तो दिखाई देगी सेकंड और थर्ड में, तो इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। आप समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है पर मेन बात तो समझा रहा हूँ, समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो आपसे जो पूछा गया था, इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, तो आप क्या कहोगे 2 और 3। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये तो भैया आपकी नॉलेज, वो आपको सब कुछ बना बनाए दे देंगे फिर तो आप ऐसे ही कर दोगे, फिर तो हलवा हो गया। पिगमेंट दिखाई देंगे, चलो जी यही, ये तो आप बना बनाया दे दिया आपको। ये 10th क्लास का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो। मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रॉपरली सिर्फ इसी की पिक्चर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। घर ले आना, हरी हो जाए। दिस इज, अब इधर देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या और फिगर पे देखो। पहले क्वेश्चन ये है आपका, योर क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स, आपको बताना है ये कौन सा केमिकल है एक्स, that can absorb the gas which is evolved as a byproduct of respiration। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था कि बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब हो गया CO2। अब एक जार होता है, इसमें से देखो CO2 रिलीज होती है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में समझाता हूँ इसमें होता क्या है। CO2 रिलीज हो रही है, ये जो एक्स कंपाउंड होता है ये इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत होती है, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो इसका फिर आपने एक टेस्ट सुना होगा, आयोडीन टेस्ट। अगर अब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो आयोडीन टेस्ट, देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, फूड का मतलब स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च ही नहीं होगा तो जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो लीफ जो ब्लू कलर शो करते हैं वो शो नहीं करेगी। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा है, समझा गया। अब कौन सा वो कंपाउंड होता है एक्स, वो आपको बताना था। वो कंपाउंड होता है भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्स कंपाउंड होता है जो CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो बात मैंने बताई है पहले तो उस चीज को समझो। कि गैस कौन सी होगी, वो CO2, बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एक्स क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि कौन सा वो कंपाउंड होगा, तो मैंने कहा वो कंपाउंड होगा KOH। KOH क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। व्हेन KOH रिएक्ट विद CO2, व्हाट वी विल गेट एज बाय प्रोडक्ट, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये बनता है पोटेशियम कार्बोनेट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो चैप्टर हमने अभी अभी जस्ट किया था और बहुत अच्छे से किया था। ये तो आप लोग पहले देखो, जस्ट वेव योर हैंड, वेव योर हैंड। मैं क्वेश्चन बताया तो एक बार विद रीजन। इफ द टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब मैंने बताया था क्या, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। हाँ जी, आप बताओ। सी होगा आपका आंसर, और कोई? डी होगा, और कोई? ओके, मतलब आप लोग जो COD में कुछ बच्चे कह रहे हैं डी और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, F1 जनरेशन में तो ये जो डोमिनेंट रेट है वही दिखाई देता है। F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट रेट है वही दिखाई देता है, दैट इज टॉल पी प्लांट। F1 जनरेशन में तो 100% टॉल ही दिखाई देंगे। F2 का जो रेशियो था वो था 3:1। F2 का रेशियो था 3:1। इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ये हो गया 75%, और रिसेसिव रेट कितना था, 25%। तो F1 जनरेशन में जो परसेंटेज है वो क्या रहेगा, टॉल का 100%, और F2 में जो परसेंटेज है वो क्या रहेगा, 75%। ये क्लियर है? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ऑब्जर्व द थ्री फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग depicts the, भाई आवाज डिस्कस करना मेरे साथ करो, कुछ पूछना मेरे से पूछो, ठीक है, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। ऑब्जर्व द थ्री फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोप्रिएट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब स्टिमुलस में जो होते हैं, स्टिमुलस के इफेक्ट में जो होता है, ठीक है। अब पहले देखो जो आपको ऑप्शन दिया गया है, दिस इज द ऑप्शन। देखो यहाँ पर पहले तो ये समझो कि यहाँ पर कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट की बात, अगर मैं रूट्स की बात करता हूँ तो आप इसको जियोट्रोपिज्म कहते हो, क्या कहते हो, जियोट्रोपिज्म। और अगर मैं शूट की बात करता हूँ, ये लाइट के इफेक्ट में होता है तो इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे जो ट्रॉपिक मूवमेंट की बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में दी हो रही है तो दो मूवमेंट की हो रही है। पहले मैं आपको एक बार इसका कंसेप्ट, एक बार इस कंसेप्ट से दोबारा फैमिलियर करवा देता हूँ। देखो ये ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिक। ये पढ़ा था आपने। जिन दो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है उसमें से एक है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो शूट है वो लाइट की तरफ क्या करती है, मूव करती है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन। ये कैसी डायरेक्शन होगी शूट की, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। और दूसरा क्या होता है आपका, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब रूट्स, जो आपकी रूट्स होती है। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो आपकी रूट्स होती है, इसमें जो रूट्स होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है, यानी कि रूट्स की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होनी चाहिए, शूट की क्या होनी चाहिए, अपवर्ड। अगर स्टिमुलस की तरफ डायरेक्शन तो पॉजिटिव स्टिमुलस होता है फिर वो, ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब इधर देखो, अब यहाँ देखो, ये रूट तो सही है, डाउनवर्ड है, लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड, ये गलत है, इसका सही ऑप्शन गलत। अब ये तो रूट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रूट की क्या होती है मूवमेंट, डाउनवर्ड्स होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ रूट भी डाउनवर्ड है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव। हाँ जी, डिपेंड। ऑप्शंस में जो आपको वो पूछा गया है वो क्या, वो उसने पूछा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। अच्छा, अब इसमें जोशीले बच्चे सी 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 और सी चिपका दिया,
तो भैया पेपर में होश भी रखना है, इतना अंधों की तरह नहीं भागना है। क्या भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है क्वेश्चन? सी। ये लो जी, सी। सी नहीं है भैया, डी ऑप्शन में सी ओनली, ये आंसर है। और ये फैक्ट है, मैं कितने जब टेस्ट सीरीज वगैरह में पेपर्स में चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ यही गलतियां होती हैं। सी दिखा, ये लो जी, सी चिपका दिया। आंख के अंदर, दिमाग के अंदर, हर जगह से आए। तो सर ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया? अरे भैया अपनी गलतियां भी तो देखो, इसलिए होश भी रखना है, ठीक है, इतने भी जोशीले नहीं हो जाना है। चलो जी आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द डायग्राम शोन बिलो डेपिक्ट्स पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ओके, तो पहले तो मैं आपको फिगर को थोड़ा, देखो जी ये आपकी फिगर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ तो एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ, तो इसको तो क्या कहोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बी और डी में तो क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन। और सी का देखो, ये सेम फ्लावर में ही हो रहा है। तो ए और सी में क्या हो रहा है? ए और सी में क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो भैया क्रॉस पॉलिनेशन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां वेरिएशन ज्यादा रहेगा। अगर वो लेस वेरिएशन पूछता तो आप कहते हैं ए और सी। अगर मोर वेरिएशन पूछ रहा है तो बी और डी। अगर मोर वेरिएशन पूछ रहा है तो बी और डी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, तो उसने पूछा मैक्सिमम वेरिएशन। मैक्सिमम है तो बी और डी, क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है। और मिनिमम है, लीस्ट पूछता तो ए और सी, क्योंकि वहां, बिकॉज वहां पर क्या है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। ये कहानी क्लियर? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी और डी, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो जी बायो भी खत्म, अब आते हैं फिजिक्स में। लो भाई साहब, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। क्वेश्चन देखो क्या है, अब आप ही पहले बताना, ठीक है। अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स, एक सर्किट को आपने थोड़े मिनट तक के लिए छोड़ दिया, कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। अब कॉपर वायर क्या हो गई है? गर्म हो गई, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी सर। भैया सिंपल सी बात है, आपने क्या पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है आपका वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। पहले तो ये समझो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। A copper wire is held between the poles of a magnet। ये देखो, ये इस तरह से फिगर दी गई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो, फिर क्या कहा गया? जो करंट है उस वायर का, उसको भी रिवर्स कर सकते हो। जैसे कि मान लो, इसका मतलब ये हो गया कि करंट जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वायर, ये वायर है, ठीक है। ये ऐसे भी मूव कर सकता है और ये ऐसे भी मूव कर सकता है। पहली कहानी क्लियर? ठीक है, और फिर आपको क्या कहा जा रहा है? द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज। पोल का मतलब कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको साउथ ले सकते हो, इसको नॉर्थ ले सकते हो। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर, कि कितनी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा। मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, देखो। मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, देखो। पहले तो आपको ये नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है? साउथ पोल। देखो आप इसको ऐसे समझो, ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल, और ये आपका क्या है? साउथ पोल। तो ये वायर है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ, अब आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये करंट होता है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन आप डाउनवर्ड दिखा रहे, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड कर दिया। आप समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? डाउनवर्ड। तो अगर आप फोर्स देखोगे तो क्या आएगी आपकी डायरेक्शन? अगर आप इसमें देखो तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी? अपवर्ड आ रही है। फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी? अपवर्ड आ रही है। ये बात समझ में आ रही है?
भाई देखो ये ऐसे जा रही है, और ये करंट की मतलब वायर जो है ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर लगाओगे ना। अब हुआ पहुंच गया भाई, ये आपकी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे जा रही है, वायर को आपने ऐसे रखा ना, उसकी तरफ मत देखो, मतलब उसकी तरफ, ये तो डायरेक्शन ऐसी है, ये दोनों सारे परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो भैया ये अगर वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये चीज आपकी ऐसे है, ये है ना ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये करंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है। ठीक है, अब आप इसको अपोजिट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड जो इधर होगी थी वो इधर होगी आपकी। तो जब आप इसको इस तरह से करोगे, इस तरह से आप जब इसको प्रॉपर वे में इस तरह से अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, आपकी नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। समझ आ गया, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी आपकी, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है आपकी। ठीक है, तो अब जो डायरेक्शन आपकी है क्या है, डाउन। अब यही सेम चीज अभी आपने किसको रोटेट किया है, करंट, वो सॉरी आपने इसको पोल को, समझ आ रहा है, अभी आपने किसको रोटेट किया है, पोल को। अभी किसको रोटेट किया आपने, पोल को। जब आप करंट की डायरेक्शन को रोटेट करोगे तो भी आपको यही केसेस मिलेंगे, अपवर्ड और डाउन, तो भी आपको यही केसेस मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। पहले देखो ये था आपका नॉर्थ टू साउथ, ये अपवर्ड हो गया। अब ये चीज आप इस तरफ कर दो, तो ये आपने इस तरफ कर दी, ये ऐसे कर दी ना, ये दोनों ये परपेंडिकुलर, ये डाउनवर्ड हो गया। और ऐसे जब ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे था, ये अपवर्ड था। अब आपने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया आपका। तो फिर आप करंट को डायरेक्शन को चेंज करोगे, उसमें भी यही चीजें मिलेंगी आप। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो चीज आपको समझाई गई है यहाँ पर, वो यही चीज समझाई है आपको कि नॉर्थ टू साउथ। पहले तो इसी के केस में, केस वन में क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड आ गई। फिर क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ, क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ, इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, डाउनवर्ड हो गई। यही सेम केसेस होंगे जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करो। तो मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स की यहाँ पे दो ही डायरेक्शन, या तो अपवर्ड या डाउन। मेरी बात समझ में आ रही है, कितने होंगी, दो ही केसेस बनेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन